नमस्कार मित्रों। आज मैं अवधि बीमा के संबंध में आपके सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अवधि बीमा, टर्म इंश्योरेंस, जिसमें सिर्फ सुरक्षा तत्व होता है, कोई भी बचत तत्व नहीं होता है, कोई सेविंग्स का एलिमेंट नहीं होता है। इस पॉलिसी में मृत्यु के बाद ही नॉमिनी को एक रकम मिलती है और अवधि बीमा में प्रीमियम बहुत कम होता है। और यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होती है तो नॉमिनी को एक कम प्रीमियम पे करने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी रकम दी जाती है। अवधि बीमा का मुख्य रूप से उपयोग किसी भी व्यक्ति के आय को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ, यदि कोई व्यक्ति अच्छा खासा अर्न कर रहा हो और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लोगों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है। अगर आपने अगर अगर उस व्यक्ति ने अवधि बीमा लिया हुआ है तो इस समस्या से उन्हें, उनके परिवार को गुजरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने आय से जब वो जीवित हैं तो एक बहुत ही, अवधि बीमा का मैंने आपको बताया प्रीमियम बहुत कम होता है, तो एक बहुत छोटा सा प्रीमियम वो पे कर रहे हैं और उनकी मृत्यु पर उनके फैमिली को, उनके वाइफ को, उनके बच्चों को एक बहुत ही अच्छी रकम, मोटी रकम दी जाती है। तो इससे उनको एक आर्थिक सुरक्षा मिलता है। इस अवधि बीमा का उद्देश्य ये होता है कि यदि जिस तरह से उस व्यक्ति के जीवित रहने से, जिस तरह वो अर्न करके अपने फैमिली का जो लाइफ स्टाइल और जीवन शैली को जिस तरह से वो मेंटेन कर रहे थे, उनके मृत्यु के बाद भी उनके 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 परिवार और उनके बच्चों का जीवन स्तर वैसा ही बना रहे, ये उद्देश्य होता है टर्म इंश्योरेंस का। जैसे और किसी किसी व्यक्ति के आय के अनुसार हर व्यक्ति को अपने आय के अनुसार और लाइबिलिटी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसे जिनके बच्चे हैं, वाइफ है, उन बच्चों के एजुकेशन के लिए और भी लाइबिलिटीज, गृह ऋण वगैरह होता है, तो उस हिसाब से हमें अपनी लाइफ में एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, ताकि हमारे यदि हमें कुछ हो जाए तो हमारे सारे लोन को चुकता करने के बाद भी एक रकम हमारे परिवार को मिले, जिससे उनका जीवन स्तर वैसा ही बना रहे जैसे जैसे हमारे जीवित रहने से था। तो प्रोफेसर ह्यूबनर ने मानव जीवन मूल्य का एक कॉन्सेप्ट दिया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि मानव जीवन मूल्य, ह्यूमन राइट वैल्यू का कॉन्सेप्ट को किसने कॉइन किया था। तो मानव जीवन मूल्य का जो कॉन्सेप्ट दिया वो प्रोफेसर ह्यूबनर थे। ये नाम आपको याद रखना है। प्रोफेसर ह्यूबनर ने मानव जीवन मूल्य का कॉन्सेप्ट दिया था कि एक व्यक्ति का जितना मूल्य होता है, उसको मूल्य वो अपने लाइफ में जितना अर्न कर सकते हैं उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया कि उनका इनकम क्या है और उम्र क्या है। अगर उम्र कम है तो उनका मानव जीवन मूल्य अधिक होगा, क्योंकि वो कम उम्र वाले व्यक्ति अधिक दिन तक पैसा कमाएंगे तो उनका मानव जीवन मूल्य अधिक होगा। इसीलिए कम उम्र के व्यक्ति के लिए एक ज़्यादा बड़ी पॉलिसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका मानव जीवन मूल्य अधिक होता है, उनकी लाइबिलिटीज़ भी अधिक होती है और वो ज़्यादा दिन तक अर्न करेंगे। इसलिए प्रोफेसर ह्यूबनर का जो कैलकुलेशन है मानव जीवन मूल्य का, उसके हिसाब से उनका कम उम्र वाले को अधिक बड़ी पॉलिसी लेनी चाहिए। तो ये जो टर्म इंश्योरेंस है, अब हम देखेंगे किस तरह से इस टर्म इंश्योरेंस का हम अप्लाई, अपने जीवन में एप्लीकेशन किस तरह से होता है। यदि आप गृह ऋण लेते हैं या किसी भी प्रकार का ऋण अगर लेते हैं आप, तो यदि अचानक से जैसे कोई व्यक्ति है जो एक बड़े सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक अच्छा जॉब कर रहा है, 1 लाख रुपए उसकी सैलरी है और वो नौकरी शुरू करने के कुछ दिन के बाद एक फ्लैट लेते हैं 60 लाख रुपए की, और फिर 20 लाख रुपए की एक कार लेते हैं। तो इस तरह से वो उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, उनके बच्चे बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, एक अपना फ्लैट है, एक अपनी गाड़ी है, और वो अपने सैलरी से, जो 1 लाख रुपए का उनका सैलरी है, उससे वो इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं अपने गाड़ी की और अपने फ्लैट की। लेकिन अचानक से यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो बैंक वाले हैं वो
एक तो बहुत बड़ा मुसीबत उस परिवार पे आया है, और अचानक से बैंक वाले घर को भी जो गिरवी रखा हुआ था, क्योंकि घर ये लोन बैंक से लिया गया था, इसीलिए वो जो घर गिरवी था उसे वो खाली कराते हैं, और फिर जो गाड़ी है वो भी बैंक से लोन पे था, तो वो गाड़ी भी उस परिवार से ले लिया जाता है। इस तरह से वो परिवार अचानक से एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का कोई ऋण अगर हम लेते हैं, कोई लोन लेते हैं, तो उसके साथ एक प्रोटेक्शन इंश्योरेंस पॉलिसी, आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, उस प्रोटेक्शन के साथ अगर हम इस पॉलिसी ये ऋण लेते हैं, तो फिर हमें इस तरह की हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली को इस तरह की समस्या से गुजरना नहीं पड़ता है। यदि हमारा मृत्यु भी होता है, फिर भी वो जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो उसके द्वारा वो गृह ऋण का जो पैसा था, बचा हुआ इंस्टॉलमेंट जो है, वो सारा पे कर दिया जाता है। गाड़ी का जितने तरह की लोन हमारे ऊपर बैंक की थी, सारा लोन हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी से पे कर दिया। ये एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का, क्योंकि इसमें प्रीमियम बहुत कम लगता है। आपने लोन लिया हुआ है तो आपके ऊपर पहले से लोन है, तो बहुत बड़ी प्रीमियम आप नहीं दे सकते हैं। अगर आप बंदोबस्ती टाइप की पॉलिसी लेते हैं, जिसमें सुरक्षा तत्व और बचत तत्व दोनों ही है, तो उस पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी तो मिलेगी, लेकिन उसमें प्रीमियम बहुत अधिक लगता है। तो यदि आपको कम पैसे में एक बड़ा सम एश्योर्ड लेना है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस आपके लिए बहुत सूटेबल होगा। और अपनी इन लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, यदि आपके पास ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, और पूरे अपने लोन को, अपने ज़रूरतों को, अपनी लाइबिलिटीज़ को प्रोटेक्शन देना, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो ये आपको टर्म इंश्योरेंस इसमें आपको बहुत मदद करता है। आप अपने मानव जीवन मूल्य के हिसाब से, जो प्रोफेसर ह्यूबनर ने जो टर्म दिया था मानव जीवन मूल्य, उसके अनुसार आप एक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। और ये जो मैंने आपको गृह ऋण से रिलेटेड एक टर्म इंश्योरेंस बताया, इसे एक्चुअली मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस कहते हैं, बंधक मोचन पॉलिसी। क्योंकि ये जो बंधक मोचन पॉलिसी है, ये जो मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस है, ये हमारे ऋण को, हमारे गृह ऋण को ऋण से मुक्त कर देता है। हमारे नहीं रहने से ये हमारे जो भी हमारा ऋण है, गृह ऋण वगैरह है, उससे मुक्त कर देता है हमारे घर को। इसीलिए इसे हम बंधक मोचन पॉलिसी कहते हैं। वो हमारे बाद वो हमारा घर बंधक नहीं रह जाएगा, हमारे से इंश्योरेंस से उसका पेमेंट होगा। अब ये जो बंधक मोचन पॉलिसी, इसके बारे में एक और चीज़ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि ये जो बंधक मोचन पॉलिसी, ये टर्म इंश्योरेंस है, लेकिन जब हम कोई गृह ऋण लेते हैं, तो उसका मान लीजिए 60 लाख रुपया मैंने गृह ऋण लिया हुआ है अपने फ्लैट के लिए, लेकिन हमारा इंस्टॉलमेंट हर साल 2 लाख रुपया जमा हो रहा है, तो निश्चित रूप से 10 साल के बाद हमारा 20 लाख रुपया ऑलरेडी जमा हो गया है। अगर हमने टर्म इंश्योरेंस एक 60 लाख रुपये का इसके साथ, इस गृह ऋण के साथ लिया है, तो बैंक को हमारी मृत्यु के बाद 60 लाख रुपये की राशि मिलती है। लेकिन ये जो मॉर्गेज रिडेम्पशन पॉलिसी है, ये बंधक मोचन पॉलिसी है, ये आमतौर पे घटता हुआ टर्म इंश्योरेंस होता है। जैसे जैसे हमारा इंस्टॉलमेंट बैंक में जमा हो रहा है, वैसे वैसे बीमा धन भी, ये जो बंधक मोचन पॉलिसी का बीमा धन भी घटता जाएगा। अगर हर वर्ष हम 2 लाख रुपए उसको इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो हमारा जो रिस्क कवर है, हमारा जो सम एश्योर्ड है, वो भी 2-2 लाख रुपए करके घटता जाएगा। मान लीजिए 20 साल तक मैंने उसे 40 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, 20 लाख रुपए ही बचा है, तो हमारी जो पॉलिसी थी 60 लाख रुपए की, उसका भी बीमा धन 2-2 लाख रुपए घट करके अब 20 लाख रुपए हो गया। और हमारे नहीं रहने से बैंक को 20 लाख रुपए का ही पेमेंट होगा, क्योंकि बीमा का उद्देश्य लाभ नहीं होता है, बीमा का उद्देश्य क्षतिपूर्ति होता है। जो आपको बीमा कंपनी आमतौर पर इस बात का ध्यान रखती है कि जो आपको क्षति हो, बीमा के माध्यम से क्षतिपूर्ति होना चाहिए। ऐसे गैर जीवन बीमा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है, और हमारा जीवन बीमा मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। ये वैल्यू पे बेस्ड है, लेकिन फिर भी क्षतिपूर्ति के एलिमेंट को ध्यान में रखा जाता है। और इसीलिए जब हम गृह ऋण के लिए एक बंधक मोचन पॉलिसी लेते हैं, तो उसका बीमा धन जैसे जैसे हमारा इंस्टॉलमेंट साल में जमा होता है, उसका बीमा धन भी घटता जाएगा, ताकि हमारे बाद बैंक को उतना ही रकम मिले जितना पैसा हमारा बैंक के पास बचा हुआ है।
तो आपने समझ गया कि ये जो बंधक मोचन पॉलिसी है, ये एक अवधि बीमा और घटती हुई अवधि बीमा है, डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस है। डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, इसका बीमा धन घटता रहेगा। तो टर्म इंश्योरेंस को तीन तरह का टर्म इंश्योरेंस हो सकता है। एक लेवल टर्म इंश्योरेंस जिसका बीमा धन हमेशा समान रहता है, और दूसरा डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस जो हम आमतौर पर गृह ऋण के लिए या मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस या बंधक मोचन पॉलिसी के लिए यूज करते हैं, और तीसरा इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। कोई कोई जो यंग टाइप के लोग हैं, उनकी लाइबिलिटीज धीरे धीरे बढ़ती है, तो वो इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। धीरे धीरे उनका सम एश्योर्ड, जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ेगा तो उनका सम एश्योर्ड भी और लाइबिलिटीज बढ़ती है तो उनका सम एश्योर्ड भी बढ़ता जाएगा। तो तीन तरह का टर्म इंश्योरेंस हो सकता है। एक लेवल टर्म इंश्योरेंस जिसका बीमा धन हमेशा एक रहेगा, और आमतौर पर गृह ऋण के लिए जो हम बंधक मोचन पॉलिसी लेते हैं उसमें बीमा धन धीरे धीरे घटता रहेगा। बंधक मोचन इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे घर को ये बंधक से मुक्त करता है, ये पॉलिसी हमारे बाद, इसीलिए इसे बंधक मोचन पॉलिसी या मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस कहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है टर्म इंश्योरेंस का। तो आपने समझ गया, अवधि बीमा, टर्म इंश्योरेंस, मियादी बीमा भी कहते हैं इसे। ये आपको तीन तरह का होता है। लेवल टर्म इंश्योरेंस जिसका बीमा धन एक जैसा रहेगा, डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस जिसका बीमा धन धीरे धीरे घटता रहेगा, जैसे गृह ऋण में हमने देखा, क्योंकि लोन का इंस्टॉलमेंट जमा हो रहा है तो हमारा बीमा धन भी घटता जाएगा। और इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस जिनका इनकम और लाइबिलिटीज धीरे धीरे बढ़ने वाला है, वो एक पॉलिसी लेते हैं जिसका बीमा धन धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो ये तीन तरह का टर्म इंश्योरेंस होता है मित्रों। और टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ सुरक्षा तत्व होता है, इसका प्रीमियम बहुत ही कम होता है, और एक बहुत कम प्रीमियम में बहुत बड़ा सम एश्योर्ड आपको इसमें मिल सकता है। और ये जो प्रोफेसर ह्यूबनर ने मानव जीवन मूल्य का जो कॉन्सेप्ट दिया था, इस कॉन्सेप्ट को पूरा करता है। हमारे पूरे परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ही अच्छा टूल है। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन को शुरू करता है, उनके ऊपर काफ़ी लाइबिलिटीज होती है, उनकी इनकम पेइंग कैपेसिटी भले ही कम हो, फिर भी उन्हें टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में बहुत कम पैसे में आपको एक बहुत बड़ा सम एश्योर्ड मिलता है। और इस टर्म इंश्योरेंस के एप्लीकेशन आप एक और तरीके से कर सकते हैं। कभी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर किसी तरह का आपका इंडस्ट्री है जिसको संभालने वाला एक व्यक्ति है जो की मैन है, आपका प्रमुख व्यक्ति है, उसके नहीं रहने से, उस व्यक्ति के नहीं रहने से आपके बिजनेस पे, आपके इंडस्ट्री पे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपके बिजनेस को। तो ऐसे स्थिति से निपटने के लिए, ऐसी आर्थिक जो एक संकट है, आर्थिक नुकसान की जो संभावना है, इससे निपटने के लिए बीमा कंपनी एक हमें की मैन इंश्योरेंस देती है, प्रमुख व्यक्ति बीमा। जो आपके बिजनेस का एक प्रमुख व्यक्ति है, अगर आपके मन में ये डर बना हुआ है कि इस व्यक्ति के मृत्यु के बाद हमें आर्थिक क्षति पहुंच सकती है, हमारे बिजनेस को, हमारे इंडस्ट्री को, तो आप की मैन इंश्योरेंस अगर उनके नाम से एक अवधि बीमा लेकर, जिसका प्रीमियम उसके जो ऑनर हैं वो देंगे, और उनका एक बीमा होगा जो आपके की मैन इंश्योरेंस हैं, और आप मालिक हैं तो आप उसका प्रीमियम देंगे, और आपके की मैन इंश्योरेंस जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका बीमा होगा, और नॉमिनी आप रहेंगे, और इनके मृत्यु के बाद आपको पैसा मिलेगा। और जितना क्षति आपके बिजनेस को, आपके इंडस्ट्री को पहुंच सकता है इस व्यक्ति के मृत्यु के बाद, उतने तक का ही बीमा आप ले सकते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति जो अपने नाम से बीमा लेता है, अपने परिवार को नॉमिनी बनाता है, वो खुद जब प्रीमियम पे करता है और अपने परिवार को नॉमिनी बनाता है, तो वो अपने इनकम के हिसाब से पॉलिसी लेता है। उसकी जितनी इनकम है, जितना मानव जीवन मूल्य है, उसके हिसाब से वो पॉलिसी लेता है। लेकिन जब हम की मैन इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो प्रमुख व्यक्ति है, की मैन है, एक एम्प्लॉई हमारा है, वो उसके नहीं रहने से, अचानक मृत्यु हो जाने से हमारे बिजनेस को कितना का लॉस होगा, उस रकम तक का बीमा हमें बीमा कंपनी दे सकती है। और उसका प्रीमियम वो व्यक्ति पे नहीं करेगा, क्योंकि इसका बेनिफिट उसके नहीं रहने से हमें, जो मालिक है, उनको मिलने वाला है। तो उसके जो ऑनर हैं, आपने वो प्रीमियम देना है अपने एम्प्लॉय के लिए, और नॉमिनी भी आप रहेंगे, और उसका बीमा धन जो तय होगा वो आपके बिजनेस में उनके रहने से आपको जो प्रॉफिट है, या उनके नहीं रहने से जितना लॉस होगा आपके बिजनेस को, उस कैलकुलेशन के आधार पर बीमा कंपनी बीमा धन का निर्धारण कर सकती है। उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह का ये की मैन इंश्योरेंस भी मुझे लगता है आप समझ गए।
प्रमुख व्यक्ति बीमा और मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, मतलब ये यदि कोई आप ऋण लेते हैं, गृह खास करके गृह ऋण लेते हैं, तो बंधक मोचन पॉलिसी आपकी ये पॉलिसी जो है ये एक टर्म इंश्योरेंस है जो घटती हुई टर्म इंश्योरेंस है और आपके घर को आप बंधक से मुक्त कर देती है आपके बाद। तो ये बहुत इस तरह का एप्लीकेशन आप टर्म इंश्योरेंस का कर सकते हैं की मैन इंश्योरेंस के लिए और मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस के लिए, बंधक मोचन पॉलिसी के लिए। मतलब आप इस दो क्षेत्र में बहुत ही ज़रूरी है इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना कि कोई हमारा की मैन जो हमारा प्रमुख व्यक्ति है उसकी मृत्यु होने से हमारे बिजनेस को जो लॉस होगा उसको एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना, या फिर हमारा जो ऋण है अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो वो सारा हमारा जो बंधक घर गाड़ी जो बंधक में है वो सारा बैंक अटैच कर लेगी। तो इससे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह का एप्लीकेशन करें, बंधक मोचन पॉलिसी लें जब भी आप ऋण लेते हैं तो। और जो आपका की मैन है, प्रमुख व्यक्ति है, उसके नाम से एक टर्म इंश्योरेंस लेकर आप अपना अपने उस लॉस को, संभावित जो पोटेंशियल लॉस है उसको आप एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा चर्चा मैं और करना चाहूँगा। ये एक मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट है, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम को भी आपको समझना पड़ेगा। ये एक्ट 1874 में सेक्शन 6 में ये मेंशन किया हुआ है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत ले सकते हैं। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि आप जो पॉलिसी मैंने लिया, लेकिन उस पॉलिसी का मालिक मैं नहीं होऊंगा, मेरी वाइफ होगी और मेरे बच्चे होंगे। वो जैसा नाम से ही आप समझ सकते हैं, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम एक विवाहित महिला को सुरक्षित करने के लिए, एक विवाहित महिला में आपके बच्चे भी आ गए, मतलब विवाहित महिला और उनके बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये एक एक्ट है 1874 में बनाई गई। बहुत उस टाइम में बहुत ऐसा होता था कि किसी व्यक्ति की अचानक डेथ हो गई तो फिर जो उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं होता, या फिर या वो व्यक्ति अपने मृत्यु से पहले बहुत सारा ऋण भी लिए होते, तो जो भी थोड़ा बहुत उनके पास था वो जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो लेनदार हैं, वो सारा उनका लोन के हिसाब से सारा पैसा वो ले लेते थे। इससे क्या उनके परिवार को, उनके बच्चों को काफ़ी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता था। तो इसीलिए 1874 में ये विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम आया और जिसके अंतर्गत यदि आप सेक्शन 6 में इंश्योरेंस पॉलिसी को भी इंक्लूड किया गया, तो इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं तो अगर मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत लेते हैं, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत लेते हैं, तो उस पॉलिसी से आपका भी अधिकार हट गया। आपकी पत्नी और बच्चे जो हैं उसके बेनिफिशियरी होंगे। सिर्फ पत्नी भी हो सकती है, सिर्फ बच्चे भी हो सकते हैं, या पत्नी और बच्चे मिल करके हो सकते हैं उसके बेनिफिशियरी। और पॉलिसी पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, ये सारा कंट्रोल हमारे वाइफ और बच्चों का होगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर मुझे बिजनेस में लॉस हो गया, कोई बैंकक्रप्ट दिवालिया हो गया कोई व्यक्ति, तो उसके इससे मिलने वाले जो प्रोसीड्स हैं, जो अगर आपने कोई पॉलिसी मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत लिया है, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई पॉलिसी आपने लिया है, तो इसका जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स है या मृत्यु दावा है, ये कोई भी व्यक्ति या कोर्ट, अगर आपके पास बहुत सारा ऋण भी आपने लिया हुआ है बैंक से या अपने रिलेटिव से, तो कोई भी रिलेटिव या कोई भी कोर्ट या कोई भी बैंक आपसे ये प्रॉपर्टी मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जो पैसा मिला है आपको, वो उसका जब्ती कुर्की नहीं किया जा सकता, उसको वो अटैच नहीं कर सकती है। ये नॉन अटैचेबल प्रॉपर्टी है, कोई कोर्ट कोई बैंक इसको अटैच नहीं कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि हमने इंश्योरेंस तो लिया, लेकिन अगर मेरे बाद बहुत सारे लोन मेरे ऊपर हैं, तो हमारा सारा इंश्योरेंस का अमाउंट भी उन लेनदार के पास चला जाता है। तो इस तरह से इसको अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि ये जो आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है एटलीस्ट, और सारी प्रॉपर्टी, घर बंगला, सारा आपका बैंक गिरवी सारा ले सकता है। लेकिन अगर आपने मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट यानी
विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत यदि पॉलिसी लिया है तो इसका जो पैसा मिलेगा, इसको कोई भी लेनदार, कोई भी ऋण जिससे आपने लिया था, कोई भी उसे अटैच नहीं कर सकता है, कोई आपसे नहीं ले सकता है या आपके नॉमिनी से नहीं ले सकता है, क्योंकि ये जो पॉलिसी आपने विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत लिया, खुद का आपका भी उसके उस पॉलिसी पर कोई कंट्रोल नहीं है। बिना आप अपने बेनिफिशियरी को, जो जिसको भी आपने बेनिफिशियरी बनाया, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, ये विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम पत्नी और उनके बच्चों के भविष्य को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए है, तो वो पैसे का कोई जब्ती कुर्की नहीं हो सकता है। और जो सारा बेनिफिट हमारे बेनिफिशियरी को मिलेगा, हमारा ये एक पॉलिसी ट्रस्ट बन जाता है। तो इस तरह से यदि आप अपने चाहते हैं कि कोई भी हमारा रिलेटिव या कोई भी किसी भी तरह का लोन जो लिया गया है उसमें हमारी इंश्योरेंस की पॉलिसी का पैसा उधर ना जाए, तो आप ये एक मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट जो है, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 सेक्शन 6, इसके अंतर्गत यदि आप एक पॉलिसी लेते हैं तो वो आपका जब्ती कुर्की नहीं हो सकता है, कोई भी रिलेटिव उस पैसे को नहीं ले जा सकता है, और वो आपके फैमिली को एक की आर्थिक सुरक्षा को एक सुनिश्चित कर सकता है। तो मित्रों, धन्यवाद।